गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं ज्योति मालवीय आचार्य चाणक्य स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम क्लास 8th सोशल साइंस का लेसन 12 डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। India firmly believes in promoting world peace and security. She has always been instrumental in trying to resolve national and international disputes by mutual negotiations and peaceful settlement. इंडिया का वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी में दृढ़ विश्वास है, इसलिए जो इंडिया है वह नेशनल और इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको पारस्परिक तरीके से विचार विमर्श करके और पीसफुल तरीके से सुलझाने की हमेशा कोशिश करता रहा है। India also expects such response from our neighboring countries. She is concerned about her defense and has strengthened her defense system and forces. Futile wars amongst different nations of the world have proved the importance of safety of every country. इंडिया इसी नीति का अनुसरण करने की जो अपेक्षा होती है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वो अपने नेबरिंग कंट्रीज से भी रखता है। अब इंडिया को अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए उसने अपनी डिफेंस जो फोर्सेस है, जो डिफेंस की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको और ज़्यादा सुदृढ़ करके रखा है। अब क्या है कि जो वर्ल्ड है, विश्व है, उसमें कई सारे देश हैं और देशों के जो अनावश्यक आक्रमण होते हैं, अटैक्स होते हैं, उनके कारण आज देश की जो रक्षा व्यवस्था है उसका महत्व और भी बढ़ गया है। Only a strong nation can safeguard her boundaries from foreign attack and could find out mutual and honorable solution to the disputes. Hence, keeping in view the above factors, a strong defense setup has been created in India and powerful armed forces have been organized. The President of India is the Commander-in-Chief of all the three security forces in India. The formation of Indian Defence Forces is as under. Major organs of Indian Defence Forces: Army, नेवी एंड एयरफोर्स। एक पावरफुल कंट्री ही जो फॉरेन अटैक्स होते हैं उससे अपने जो देश की बाउंड्रीज होती है उनकी रक्षा कर सकती है। तो जो विवाद होते हैं उनका सौहार्दपूर्ण तरीके से यानी अच्छे प्रकार से ऑनरेबल सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो उपरोक्त कारण है उनसे भारत में एक सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है। और ये जो रक्षा व्यवस्था है, इसके जो कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं। और ये जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस होती हैं उनका गठन इस प्रकार से किया गया है। अब जो भारतीय सेना होती है उसमें यानी भारतीय रक्षा सेनाओं के जो प्रमुख ऑर्गन्स होते हैं, मेजर ऑर्गन होते हैं, उनमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होती है। Army. The Indian Army is one of the powerful and leading armies of the world. India is proud of having a well-organized, adorned, disciplined and devoted army. The headquarters of the army are at New Delhi. The chief of the army staff, who is of the rank of a general, is its head. As in the army there are several branches such as infantry, cavalry, artillery, ammunition, प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, व्हीकल, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की लीडिंग आर्मीज में से एक है। अब इंडिया को अपनी सुसंगठित, सुसज्जित, अनुशासित और जो समर्पित आर्मी है उस पर गर्व है। इस सेना का जो हेडक्वार्टर है, आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है आर्मी का, उसे अध्यक्ष कहते हैं, जिसका पद जनरल के समकक्ष होता है। अब इंडियन आर्मी के कई अंग होते हैं, जैसे कि पैदल सेना, सवार होते हैं जो कि टैंक पर होते हैं, तोप खाने वाले होते हैं यानी जो गन लेकर के चलते हैं, और इक्विपमेंट्स वाले होते हैं जैसे कि शस्त्र निर्माण वाले, व्हीकल पर चलने वाले, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि। द आर्मी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 कमांड्स: द सेंट्रल, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्दर्न एंड द सदर्न कमांड्स. Each command has a separate head responsible for it. These officers are of the rank of a lieutenant general. आर्मी को 5 कमांड्स में ऑर्गेनाइज किया गया है: सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न कमांड।
अब ये जो कमांड्स होती हैं इनके अलग अलग मुख्य अधिकारी होते हैं और ये अपने अपने जो क्षेत्र होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पद के होते हैं। Second, Navy. India is a peninsula. It is surrounded with water from three sides. The coastal areas in India are vast. In the east lies the Bay of Bengal, in west the Arabian Sea, and in south of Indian Ocean. Hence, an organized and powerful navy is must to safeguard the coastal area. अब भारत जो है वह एक पेनिनसुला है यानी एक प्रायद्वीप है और ये थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ है। अब जो कोस्टल एरियाज़ हैं इंडिया के वो बहुत ही विस्तृत हैं, जैसे कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन है। इसीलिए जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं उन्हें सेफगार्ड करने के लिए एक पावरफुल नेवी की आवश्यकता होती है और इसी आवश्यकता के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवी को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके हेड जो होते हैं उन्हें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहा जाता है, जो कि एडमिरल होते हैं। द नेवल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री एरियाज कमांड। अब जो नेवल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उन्हें थ्री एरिया कमांड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में है, सेकेंड वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, सदर्न नेवल कमांड एट कोचीन। एवरी कमांड हैज़ इट्स ओन चीफ ऑफिसर। अब जो प्रत्येक कमांड होती है उसका अपना एक चीफ ऑफिसर होता है। दीज ऑफिसर्स आर ऑफ द वाइस एडमिरल पोस्ट। अब जो ऑफिसर्स होते हैं ये वाइस एडमिरल की पोस्ट पर होते हैं। द नेवी टू हैज़ इट्स हेड क्वार्टर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब जो नेवी है उसका जो हेड क्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में स्थित है। द मेन नेवल वारशिप ऑफ इंडिया आर INS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी, देशपोत एंड INS गोदावरी। यानी जो इंडिया की नेवल वारशिप है उनमें से INS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी, देशपोत और INS गोदावरी प्रमुख हैं। द नेवी हैज सर्वे ship and patrol aircraft carriers. Beside these there are two fleet. One is the western fleet and the second eastern. यानी जो नेवी है वो क्या करती है, जहाज होते हैं, शिप जो होते हैं उससे सर्वे करती है और एयरक्राफ्ट से पेट्रोलिंग करती है। अब उसके टू फ्लीट्स यानी जो दो बेड़े होते हैं जहाज़ों के, उसमें से एक वेस्टर्न फ्लीट है और दूसरा ईस्टर्न फ्लीट है। विच आर मोबाइल कमांड्स ऑन द सी, जिसके द्वारा वो बड़े समुद्र में गश्त लगाते हैं। शिपयार्ड हैव बीन सेट अप एट कोलकाता एंड गोवा। अब जो शिपयार्ड हैं वे कोलकाता और गोवा में स्थित हैं। शिप्स आर कंस्ट्रक्टेड एट विशाखापट्टनम। और जो शिप होते हैं उन्हें विशाखापट्टनम में बनाया जाता है। A number of ships, submarines and smaller craft are constructed for the navy at these yards. अब जो शिपयार्ड होते हैं उनमें जो भी शिप्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, जो स्मॉलर क्राफ्ट्स होते हैं उन्हें भी निर्मित किया जाता है। A new center of navy INS Kadamb has been established in Karwar. It is situated 100 किलोमीटर away from Goa. नेवी का एक नया सेंटर INS कदम्ब कारवार में स्थापित किया गया जो कि गोवा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थर्ड, एयरफोर्स। द एयरफोर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द डिफेंस ऑफ अ कंट्री। द वाइटल टास्क ऑफ द Air Force is bombard the key and sensitive arm installations to destroy transport system and communication of the attacking country. किसी भी देश की जो डिफेंस होती है यानी जो रक्षा व्यवस्था होती है उसमें एयर फोर्स की जो भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एयर फोर्स क्या करती है, जो आक्रमणकारी देश होते हैं उनके जो प्रमुख सैनिक ठिकाने होते हैं वहाँ पर बमबारी करती है युद्ध के समय में, और उनका जो यातायात और जो संचार तंत्र होता है यानी जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको भी वो नष्ट करती है। The Air Force helps in supplying arms and food to the army. The Air Force keep vigil on the border of country in the sky. The Indian Air Force has more than 1,000 aircrafts and helicopters. The main types are Canberra, Hunter, Ajit Kiran, MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-28, Jaguar and Mirage 2000.
नेवी को युद्ध भूमि में जो शस्त्र और अन्य जो युद्ध सामग्री और जो खाद्य होते हैं, यानी फूड होते हैं, वो पहुंचाने का जो काम होता है वो भी एयरफोर्स का होता है। अब जो एयरफोर्स होती है वो स्काई से यानी आसमान से देश की जो सीमाएं होती हैं उनकी निगरानी करती है। इंडियन एयरफोर्स में 1000 से भी ज़्यादा हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें कैनवरा, हंटर, अजीत, किरण MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-28, जैगवार एंड मिराज 2000 हैं। The headquarters of the Indian Army Force is also situated at New Delhi. It has 6 chief commands and 1 maintenance command is at Nagpur in Maharashtra. The 6 chief commands are इंडियन एयरफोर्स का जो हेड क्वार्टर है वह भी न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी 6 चीफ कमांड्स हैं और एक मेंटेनेंस कमांड है जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी 6 चीफ कमांड्स जो हैं वह इस प्रकार है। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग मेघालय में है। वेस्टर्न एयर कमांड सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल एयर कमांड जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर में है। सदर्न एयर कमांड जो है वह तिरुवनंतपुरम में है। ट्रेनिंग कमांड जो है वो बेंगलोर में है। It is the duty of a nation to protect its citizens from foreign invasions. It is also the duty of citizens to protect the unity and integrity of the country. The armed forces are organized to protect the freedom and supremacy of the country. The functions of Indian forces are crucial because India is a vast country and its borders touch Pakistan, China, Nepal, Bangladesh, Myanmar, etc. The number of Indian force is the largest after China, Russia and South Korea. किसी भी देश का यह प्रमुख दायित्व होता है कि वह अपने देश के जो नागरिक हैं उनकी विदेशी आक्रमणों से रक्षा करें। अब जो सिटीजन्स होते हैं उनका भी ये कर्तव्य होता है कि संकट काल में देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करें। अब जो सेनाएं होती हैं उनका गठन इसलिए किया जाता है कि वह देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करें। अब जो भारतीय सेनाएं हैं उसका कार्य थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जो है, इंडिया जो है, बहुत ही बड़ा देश है जिसकी विस्तृत जो सीमाएं यानी जो बाउंड्रीज है वो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों की जो सीमाएं होती हैं उनको छूती है। इसलिए भारतीय सेना जो है वो चीन, रूस और जो साउथ कोरिया है उसके बाद सबसे बड़ी है। Role of defense forces during peace. Besides defense of the country from invasions, the defense forces are also deployed as a number of other ways for the service of the community, such as at the time of floods, earthquakes or other natural calamities, accidents, etc. They have also assisted the United Nations in peacekeeping activities in different countries of the world. For example, our forces have rendered admirable services in Korea, Gaza Strip, Lebanon, Congo, Yemen and other places. The security of a country depends on the awareness of its citizens, sacrifice, devotion and powerful forces. युद्ध एवं आक्रमणों से देश की रक्षा के सिवाय जो लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनका भी सामना करना सेना का एक कार्य होता है। इनका सामना सेना को करना होता है। अब जो रक्षा सेना होती है वह शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप या जो अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जो बड़ी दुर्घटनाएं उस समय पर होती हैं तो उन पर राहत कार्य करना। अब जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, उसके द्वारा विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनमें शांति स्थापित करने के कार्यों में भी जो इंडियन फोर्स है, भारतीय सेना जो है उसकी सहायता की। हमारी सेना द्वारा कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कांगो, यमन आदि स्थानों में किए गए जो कार्य हैं उनकी सराहना की गई। इस प्रकार देश की सुरक्षा वहाँ के नागरिकों की जागरूकता, त्याग, समर्पण तथा शक्तिशाली सेना पर निर्भर है। Production of defense equipment. Many types of defense equipments are needed for the protection of country. The defense production activities are divided into 2 groups departmentally run
ordnance factories and defense public sector undertaking. The arms, ammunition, tanks, vehicles, etc. are made in the ordnance factory. The defense public sector undertaking are geared to produce ship, aircrafts, bulldozers, earth moving equipments, machine, tools, sensors, communication equipment. अब देश जो होता है उसकी सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं इनका उत्पादन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाता है और साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं वहाँ पर किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती है वहाँ पर आर्म्स बनाए जाते हैं, एम्यूनिशंस, टैंक्स और जो व्हीकल्स होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। अब जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं वहाँ पर जो शिप होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, बुलडोज़र, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो संचार के उपकरण होते हैं, उन सामग्रियों का निर्माण होता है। To make the country an atomic power, nuclear power stations have also been set up. Tarapur, Maharashtra and Kalpakkam, Tamil Nadu are the major centers. The missiles are produced to strengthen the defense line of the country. Agni, Prithvi, Trishul, Nag, Akash and Brahmastra. India has given proof of its atomic power by the successful testing of atom bombs in 1974 and 1998. अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं उनको भी स्थापित किया गया है। तारापुर महाराष्ट्र व कलपक्कम तमिलनाडु इसके प्रमुख केंद्र हैं। भारत में रक्षा पंक्ति मजबूत करने के लिए जो मिसाइल्स होती हैं उनका निर्माण किया गया है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ब्रह्मास्त्र आदि। अब 1974 और 1998 में परमाणु बम का जो परीक्षण था वो विस्फोट करके अपनी जो परमाणविक शक्ति थी उसका परिचय भारत ने संपूर्ण विश्व को दे दिया था। Moreover, dangers of war are not limited to the battlefield only. Air raids and bombing destroyed cities, life and property. It is therefore very essential for the citizens to get training in first aid and nursing. We should know how to behave during blackouts, air raids and fires. There is another organization which is meant to develop a sense of discipline and an aptitude for defense among the students of the country. This is called the National Cadet Corps students. Both boys and girls can join it. युद्ध का जो खतरा होता है वह केवल बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं रहता। हवाई हमले और गोलीबारी से अनेक जो सिटीज़ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को भी हानि हो जाती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक नागरिक जो है उसे फर्स्ट एड और नर्सिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हमें ब्लैकआउट, हवाई हमले और आग लगने पर क्या करना चाहिए। अब जो स्कूल्स होते हैं उनमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, उनमें अनुशासन और जो सैन्य अभिरुचि होती है उसे जागृत करते रहना चाहिए। तो ये जो अनुशासन और सैन्य अभिरुचि होती है उसको जागृत करने के लिए नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का गठन किया गया है। इसके अलावा जो प्रादेशिक सेना होती है उसका भी गठन किया गया है। यह उन नागरिकों की सेना है, यानी ऐसे सिटीजन्स की सेना होती है जो कि देश की रक्षा में भाग लेना चाहते हैं। अपने अवकाश के समय में, यानी जब इन लोगों को कोई कार्य नहीं होता है तब उस समय में 18 से 35 ईयर के जो लोग होते हैं वो कोई भी नागरिक शस्त्र का प्रशिक्षण ले सकते हैं। The time of war is a time of crisis and calamity. Some anti-social elements take advantage of the situation. Citizens should remain vigilant against such anti-social elements and help the government to check them. अब जो युद्ध का समय होता है वो संकट और विपत्ति का समय होता है। समाज के जो विरोधी लोग होते हैं, यानी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए नागरिकों का कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे सतर्क रहें और सरकार की सहायता करें।